हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th के साइंस के पेपर की बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे और इनमें एक एक पॉइंट को आप जो है बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं पे इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आंसर्स के साथ वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो आपका पेपर है वो 3 घंटा 15 मिनट में होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपका कितना होगा? 70 होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर जो है आ और व 2 खंडों में विभाजित होगा और आ और व खंड के अंदर आपको उपखंड भी देखने को मिलेंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। और उसके बाद जो आपका आ होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें आपको सही विकल्प का क्या करना होगा? चुनाव करना होगा। ओएमआर शीट में भरना होगा नीले या काले पेन से। ध्यान रखिएगा, आप नीले या काले पेन का ही उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो एक अंक निर्धारित है। कितना है? 1 अंक आपको दिया जाएगा हर एक बहुविकल्पी क्वेश्चंस के लिए। खंड बा में आपको वर्णात्मक यानी लॉन्ग आंसर्स लिखने वाले क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक है वो उसके सामने निर्धारित है, मतलब आपको पेपर में बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का उसके सामने लिख दिया जाएगा। सभी क्वेश्चंस करना क्या है? अनिवार्य है। सभी क्वेश्चंस करना आपके लिए अनिवार्य है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस पेपर को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे सॉल्व करना है उसको। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे सबसे पहले आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में हर क्वेश्चंस में आपको बताया 4 ऑप्शन होता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो चारों कथनों को पढ़िएगा, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? बोला गया है कि किस केस में प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान से ऑप्शंस पढ़ेंगे। पदार्थ परिवर्तित होने पर, ताप परिवर्तित होने पर, प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन पे, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन पे, यानी किस में हम परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अगला क्वेश्चन आएगा, कोई प्रकाश किरण नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन है 1 से अधिक, 1 से कम, 1 या फिर 0। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मैं आंसर्स नहीं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इनके आंसर्स आप खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा, और हो सके तो जो एमसीक्यू है इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आ रहे हों तो साथ साथ में बताते जाइएगा। अगला क्या है, ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे खतरे का लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल रंग का वर्ण का प्रकाश क्या होता है? अधिक प्रकीर्णित होता है कि कम प्रकीर्णित होता है? इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। किसी औसत दर्पण पर आपतित सूर्य की प्रकाश किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर अपसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका प्रतिबिंब का आकार, इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। यानी आपको पोजीशन बतानी है, किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखें कि जो उसका प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर आकृति की बने। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे 30 पे, 15-30 के बीच में, या फिर 30 सेंटीमीटर पे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक, मतलब किसी विद्युत बल्ब के ऊपर ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट। इसे 110 में के वाट में प्रचलित करने के लिए इस पे जो शक्ति है वो कितनी होगी, यानी पावर आपको निकालनी है। अगर हम इसका वोल्टेज कितना कर दें, 110 कर दें, तो इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्या आंसर आता है उसको टिक करके रख लीजिएगा। यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल कर क्षैतिज तल एबीसीडी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो अगर हम यहाँ से क्या बोला गया, अगर हम इसमें से कुंजी निकाल लें यानी परिपथ को खोल कर, तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस तरीके की बनेंगी? संकेंद्री वृत्त, दीर्घाकार वृत्त, एक दूसरे के समांतर बनेगी, बिंदुओं से संकर्षी वृत्त, परंतु दूर जाने पर दीर्घवृत्ताकार बनेंगी। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा उसको लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा शोषी प्रक्रम है? उष्मा शोषी प्रक्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो ऑप्शन है उसको एकदम याद रखिएगा।
उसके बाद कॉलम ए और कॉलम बी में प्रमुख स्रोत दिए गए हैं। ए कॉलम को आपको बी के कॉलम से क्या करना है, मिलाना है। जैसे संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है। इस तरीके के आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, पहला, तीसरा, ये कि दूसरे का चौथा होगा। इस तरीके से आपको इसमें ऑप्शन बताना है और इसमें जो राइट आंसर है ये आपको ओएमआर शीट में भरना है। कई बार बच्चे इससे देख के सीधे लगा देते हैं, मान लो पहला दूसरे से मैच हो गया तो उसको सीधे भर दिया। नहीं, इसमें जो ऑप्शंस मैच हो रहे हैं ये आपको ओएमआर शीट में भरने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, अभिकथन, यानी आपको एक कथन दिया जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीसिड का एक संघटक है। और फिर आपको तर्क दिया जाएगा कि जो ऊपर कथन दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में आपको तर्क दिया जाएगा कि जो ऊपर बात हमने कही है वो क्यों सही है या क्यों गलत है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो ऑप्शन आपको सही लगे, जैसे अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत, हो सकता है ऊपर वाला कथन सही हो लेकिन रीजन गलत हो। तो हो सकता है कि दोनों सही हो और जो रीजन है वो एक दूसरे को स्पष्ट बता रहे हो, या तीसरा ये हो सकता है कि दोनों गलत हो। तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन सही है उसको आप टिक करिए, टिक करते हुए आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है, 3 तत्व है हमारे पास, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, और तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिए गए। एक्स का 2.8 है और वाई का 2 × 7 है और 2.8.7 है, और जेड का आपको 2,8,2 दिया गया है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, एक्स धातु है, वाई धातु है, जेड धातु है, या फिर वाई धातु तथा जेड धातु है। जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक करिएगा और ओएमआर में फिल कर दीजिएगा। ओएमआर में एक से ज़्यादा गोले मत भरिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है, आपको एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें अल्कोहल से क्या बन रहा है, एसिडिक एसिड बन रहा है। उपयुक्त अभिक्रिया में क्षारीय केमोनोफोम किस रूप में कार्य करता है, किसके जैसे काम करता है। आप चायक के जैसे, ऑक्सी कारक के जैसे, उत्प्रेरक के जैसे, या निर्जलीय कारक के जैसे। इसको भी याद रखिएगा कि इसमें क्या पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है, जो ब्यूटेनोइक अम्ल है उसका सही संरचना सूत्र क्या होगा। यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में से जो भी ब्यूटेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र है उसको टिक कर लीजिए और उसको ध्यान से याद कर लीजिए कि एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्या है, अगला हमारा खंड 3 आएगा, इसी में है, अभी हम लोग एमसीक्यू की ही बात कर रहे हैं। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुंह गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है। कहने अगर लार में जो लार का एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, उसकी कमी हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटित होगा, या स्टार्च या वसाओं का वसा अम्लों ग्लिसरॉल में, जो भी इसमें से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है उसको याद करिएगा। मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको देखने में परेशानी होगी। आप इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद इनको अपने क्वेश्चन बैंक से या फिर बुक से याद कर लीजिएगा। अगला फिर उसी तरीके का है, एक अभिकथन दिया गया, एक उसका क्या दिया गया, वर्ण दिया गया। जैसे कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। फिर क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए ऊपर एक कथन दिया गया है, नीचे उसका वर्ण किया गया है। अब आपको दोनों को ध्यान से पढ़ना है और आपको लगाना है कि क्या अभिकथन सही है या फिर रीजन सही है, यानी जो आपका वर्ण है वो सही है, और अगर दोनों सही है तो दोनों का रिलेशन क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको ओएमआर शीट में भरना है। फिर आपको एक मैचिंग दी गई है, नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। अच्छी क्रियाएं हैं, इनको मिलाना है। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग, एड्रिनल हार्मोन्स, इन सबको मिलाना है। लेकिन यहाँ से कोई भी टिक मत करिएगा, यहाँ नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। यहाँ से आपको पेपर में टिक लगाना है। ऊपर वाले में से अगर आप लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से ए अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है। जो यहाँ पे ए आपको दिखाया गया है ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीजांड को कर रहा है, मादा युग्मक को कर रहा है, वर्तिका को, या फिर वर्तिकाग्र को। इसमें जितने पार्ट होते हैं सबको याद कर लीजिएगा और इसके आंसर्स को टिक करिएगा। इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि मटर के गोल तथा हरे बीज वाले पौधे आर और झुर्रीदार रंग वाले पौधे स्मॉल आर कैपिटल वाई में संकरण कराया जाता तो F1 बीज कैसे होंगे। मेंडल के ये 3rd लॉ का क्रॉस है, मेंडल के 3rd लॉ का क्रॉस है। जाके मेंडल का 3rd लॉ पढ़िए इस क्वेश्चन को देखने के बाद, और इसमें से जो ऑप्शन राइट है उसको याद कर लीजिए। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला हम बात करें निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है। आपको नीचे एक चित्र दिया गया है और आपसे बोला है कि बताइए ये किससे संबंधित है। ऑप्शंस है आपके पास अमीबा में उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, अमीबा में पोषण या अमीबा में जनन। तो ये किस चीज से संबंधित है, इसको ध्यान से याद करिएगा कि ये किस चीज़ से संबंधित है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम विद एक्सप्लेनेशन दें तो कमेंट्स कर दीजिए, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। वो वीडियो लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, मान के चलिए 1 घंटे का हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशिक होता है, एक दिशिक होता है, 3 दिशिक होता है या इनमें से सभी, यानी कोई भी हो सकता है, ये आपको बताना है। फिर अब शुरू होने वाले वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में उपखंड आय 1, यानी इस वर्णनात्मक प्रश्न का पहला हम उपखंड देखेंगे। तो देखिए पहले उपखंड में आपको सारणी बनी हुई है, दिखाई दे रही है। सारणी में आपको जहाँ जहाँ जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, यहाँ क्या करना है, आपको फिल करना है और इस पूरी को आंसर शीट में आपको बनानी पड़ेगी। और जहाँ ए बी सी लिखा है यहाँ पे आपको राइट आंसर्स लिखने पड़ेंगे। सबके लिए आपको हाफ हाफ नंबर दिया गया है, यानी टोटल आपका 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये अवतल दर्पण में जो कंडीशंस दी गई हैं, कैसे प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वहाँ का है, तो इसको ध्यान से याद करिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। बारिश होने के बाद सभी लोगों ने आकाश में क्या देखा होगा, इंद्रधनुष देखा होगा। लेकिन इंद्रधनुष जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको आपको अच्छे से समझा के यहाँ पे लिखना है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्या है, निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको देखिए ये चित्र बना है जो कि आपका फ्लेमिंग के रूल्स का है और इसको देख के आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो फ्लेमिंग के दोनों रूल्स याद कर लीजिएगा, उसी के ऊपर से ये क्वेश्चंस के आंसर आप लिख पाएंगे। जैसे उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है, हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, मध्यमा क्या दर्शाती है, इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है। यानी आपसे फ्लेमिंग का नियम ही पूछा है, बस अलग अलग पॉइंट्स में तोड़ के पूछ लिया गया है। अगला क्या है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले संधियों को भू संकल्पित क्यों किया जाता है। भू संपर्क तार का कार्य पूछा गया है और जो धातु के आवरण वाले संधारित्र होते हैं उनको भू संपर्कित क्यों किया जाता है, इसका रीजन भी पूछा है। तो सबसे पहले कार्य के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और उसके बाद रीजन बताने पर आपको 2 नंबर, यानी टोटल आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप में बताइए। कि जो विद्युत धारा है उसका तापीय प्रभाव क्या होता है और उसको संक्षिप्त रूप में, यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग आपको नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इसमें। अब देखिए अथवा, या तो ऊपर वाले करिए या तो इसके नीचे वाले जो दिए गए हैं वो करिए। क्या बोला गया है, घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम का संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसका आपको रीजन बताना है। विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एल्युमिनियम का तारों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। और किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परिवर्तन के अनुसार कैसे कैसे बदलता है, वो कंडीशंस आपको बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा। अब उपखंड सेकंड में बात करें, इसमें केमिस्ट्री के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिखने वाले वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। वो एक यौगिक सी है, सोडियम धातु से क्रिया कर यौगिक को आग बनाता है, एक गैस मुक्त करता है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती यौगिक सी अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से अभिक्रिया करके एक मीठी गंधयुक्त यौगिक बनाता है, जिसका अणुसूत्र आपको दिया गया। सी से NaOH मिलाने पर आर तथा जल देता है, SNaOH मिलाने में पुनः आर और ए देता है। CRAS को पहचानिए, आपको CARS सभी को पहचानना है, यानी इन सबकी रिएक्शंस को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से इनकी रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 4 नंबर का है, जिसमें 4 पॉइंट्स आपसे पूछे गए और एक एक पॉइंट्स के आपको एक एक नंबर मिलेंगे। जैसे तांबे के मलिन बर्तन को, यानी जो तांबे के गंदे बर्तन हो जाते हैं उनको नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, क्यों। और गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, इस बात का नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, इसका रीज़न बताना आपको। कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, क्यों काली हो जाती है, उसका रीज़न आपको बताना है। और खाद्य पदार्थों के डिब्बे में जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, इसका भी आपको रीज़न बताना है। चारों रीज़न को ध्यान से याद कर लीजिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी लिखनी है आपको। टिप्पणी लिखने का मतलब ये है कि आपको इनके ऊपर निबंध लिखना है। विद्युत अपघटनी परिसरण क्या होता है, विरंजक चूड़ क्या होता है, और ये आयनिक यौगिक के गुणधर्म आपको लिखने हैं। बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखिएगा इसको। 2-2 मार्क्स का है तो मान के चलिए हर एक में 3 से 4 लाइन ही आपको लिखनी है। उसके बाद क्या है,
अथवा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख लीजिए, उनके फॉर्मूले याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 मार्क्स का आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। 6 क्वेश्चन हैं, 6 मार्क्स हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया गया है, तो बहुत ध्यान से इनको समझिएगा। अगला हमारा है उपखंड 3। उपखंड 3 में हम लोग बायो के क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। बायो के क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक आपको पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के क्या लिखने, आंसर्स लिखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ इस बार आने की पॉसिबिलिटी है इस तरीके के क्वेश्चंस के एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ये देखिए एक डायग्राम आपको बनाया गया है और इन डायग्राम के चारों भागों का आपसे नाम पूछा गया है, तो इस डायग्राम को बुक से या क्वेश्चन बैंक से देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अंतर लिखना है। किसमें अंतर लिखना है? उत्पादक तथा उपभोक्ता में आपको क्या करना है? अंतर लिखना है, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में अंतर लिखना है आपको। और द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता में भी आपको अंतर लिखना है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर में आपको अंतर लिखना है। बहुत ध्यान से इसको याद करिएगा। आगे बात करें तो मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, जो मानव पाचन तंत्र है, उसका अच्छा सा आपको साफ सुथरा चित्र बनाना है और उसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको आपको डिटेल में लिखना है। अथवा अगर या तो आप ऊपर वाला ये क्वेश्चन करिए 11 नंबर, अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर नीचे जो है आपको ये जो मैचिंग दी गई है इनको आप मैच कर दीजिए। ये मैचिंग भी एक एक नंबर की यानी 6 मार्क्स की है। इसको आप मैच करके आमने सामने आंसर्स लिख दीजिए, एग्जाम में आपका काम हो जाएगा, आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, जिनके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में 100% है। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इनको कहीं पे लिख के इनके एक एक आंसर्स को याद कर लीजिएगा। अगर किसी में डाउट रह जाए तो आप कमेंट्स कीजिए, और किसी दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा।